नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीसीए सीरीज में यानी डेली करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस हम करते हैं, उसमें आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम 5 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, एनवीडिया चिप्स के बारे में कुछ जानकारी आई है। फिर गोनोरिया, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके उपचार से संबंधित 2 दवाइयों को मान्यता दी गई है। जैव सुरक्षा और भारत में इसकी आवश्यकता, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। बायो सिक्योरिटी, क्योंकि जो बायोटिक वेपन्स है वो काफी चर्चा में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और भारत के सिक्किम राज्य में चोलाम दर्रा जो है और डोकला जो पठार है, डोकलाम जो क्षेत्र है भारत का, अब उसे आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। डाइबैक डिजीज, जो कि नीम के पेड़ से संबंधित एक रोग है। और फिर भारत के नए रामसर स्थल पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत रामसर साइट्स जो है, अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 96, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। तो नए रामसर साइट्स जो हैं उनको अभी हाल फिलहाल में मान्यता दी गई है, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो ये है आज के टॉपिक्स जो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एक करके टॉपिक को लेते हैं, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे रख सकते हैं, बाकी टॉपिक 6 के 6 कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, गोनोरिया डिजीज की बात करें हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन डिजीज आपसे पूछी जाती है। और गोनोरिया जो डिजीज है, वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको हम कहते हैं लिंग संसर्ग रोग। लिंग संसर्ग रोग का मतलब है कि दो व्यक्तियों के मध्य अगर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, वो चाहे भले ही जो एक प्राकृतिक यौन संपर्क हो या फिर अप्राकृतिक, अप्राकृतिक में भी कई चीजें जैसे आती हैं, तो उन सभी से ये डिजीज फैल सकती है। यानी आप योनि के माध्यम से, मुख के माध्यम से या एनल के माध्यम से किसी भी प्रकार से अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती है, असुरक्षित सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती हैं, तो गोनोरिया डिजीज जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, एक दंपत्ति में, पति पत्नी में फैल सकता है। ये जो डिजीज है, ये भारी संख्या में वैश्विक स्तर पर फैल रही है, इसलिए इसके उपचार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या इसमें ये आ रही है कि ये जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां हम ले रहे हैं, उन सभी के अंदर रेसिस्टेंसी देखी गई है। यानी एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं, उनका इस बीमारी पर कोई असर नहीं हो रहा है। असर नहीं हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए फिर बड़े प्रयास करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो लाखों में है। तो समझिए इसको। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में महत्वपूर्ण मील का पत्थर। तो एंटीबायोटिक जो डिजीज है, एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, उनके प्रति प्रतिरोधकता हासिल कर ली गई है। उन दवाइयों के प्रति इस गोनोरिया डिजीज के फैलने में। तो यहाँ पर ये एक तरीके का बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो जो बैक्टीरिया है वो प्रतिरोधकता हासिल कर लेता है, तो किसी भी प्रकार की जीवाणु रोधी जो दवाइयां हैं उनसे इस पर असर नहीं हो रहा है, और इसके कारण ये फैलता जा रहा था। तो अब इसमें 2 दवाइयां जो है उनको मान्यता दी है। मान्यता किसने दी है? अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन, एफडीए ने। और ये जो दवाइयां हैं उनका आप इंट्रोडक्शन देखें। एक है नुजोल वेंस। नुजोल वेंस जो है उसको कहते हैं जॉलीफ्लोडाइसिन। जॉलीफ्लोडाइसिन, ये जो दवाई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका पहले से भी उपयोग हो रहा था। बिलूजेपा जो है, बिलूजेपा जिसको गैपोटिडासिन कहते हैं, गैपोटिडासिन जो है ये मुख से खाने वाली गोलियों के रूप में है, और जीएसके की जो जीएसके कंपनी है उसको मंजूरी मिली है, उसके द्वारा विकसित जो दवाई है उसको मान्यता दी गई है। ठीक है। लेकिन बिलूजेपा के बारे में, या फिर हम कहें गैपोटिडासिन जो डिजीज है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे गोनोरिया डिजीज सही नहीं होती, बल्कि जो हमारा मूत्र मार्ग है उसमें किसी प्रकार का संक्रमण होता है, उसको तो ये रोक सकता है, लेकिन गोनोरिया डिजीज का इलाज इससे नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव मेडिसिन है, जो दवाई है, वो ये है। ये पानी में घुलने वाले दानों के रूप में होती है, यानी ओरल ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने जो पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उसके माध्यम से ली जाती है। एंटासिस थेराप्यूटिक्स को मंजूरी मिली है। ये कंपनी है जिस कंपनी को मान्यता दी गई है। ये परियोजना मूलतः एस्ट्राजेनेका द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बाद में एंटासिस ने गैर लाभकारी ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जीएआरडीपी के सहयोग से आगे बढ़ाया। मतलब शुरू में ये जो है
इस कंपनी के द्वारा, एस्ट्राजेनेका द्वारा इसका डेवलपमेंट शुरू किया गया था। बाद में इसकी कमान जो है वो किसने संभाल ली? एंटासिस थेराप्यूटिक्स। और फिर इसने ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया है। एफडीए के ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च सेंटर के संक्रामक रोग कार्यालय के निदेशक एडम सेरवॉट ने इसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। कहने का मतलब इससे रोकथाम हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बात कही जा रही है। गोनोरिया का प्रसार और प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, गोनोरिया यौन संपर्क से फैलता है, जननांगों, गले, मलाशय व आंखों को प्रभावित करता है। डब्ल्यूएचओ की प्राथमिकता क्या है? डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की एक सूची रखता है। वर्ष 2024 की सूची में गोनोरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया नीशेरिया गोनोरिया को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया। यानी देखिए, इसका जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से फैलता है, वो है नीशेरिया गोनोरिया। अब नीशेरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया है, वहां पर डब्ल्यूएचओ ने ये देखा कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रति प्रतिरोधकता इसने हासिल कर ली है। तो इसे हाई जो प्रोबेबिलिटी है या फिर उच्च प्राथमिकता वाली जो बीमारी है उसके रूप में इसे रखा गया, क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है। अनुपचारित रहने पर जटिलताएं क्या है, यानी इसका इलाज नहीं किया जाए तो क्या समस्या हो सकती है? यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो ये बांझपन और अन्य गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। यानी यहाँ पर जो महिला और पुरुष हैं वो बच्चों को जन्म देने की स्थिति में नहीं रहते। जनरली ये महिलाओं पर बहुत ज्यादा असर होता है। विशेषकर महिलाओं में प्राय लक्षण दिखाई ना देने के कारण इसका निदान कठिन होता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध की चुनौती, यह बैक्टीरिया मौजूद दवाओं के प्रति तेजी से प्रतिरोधी होता जा रहा है, जिससे प्रभावी उपचार के विकल्प तेजी से कम होते जा रहे हैं। तो समस्या क्या है कि आपके पास जो मौजूदा जो मेडिसिन हैं उनका इम्पैक्ट हो नहीं रहा, तो आपको फिर नई दवाइयां इसके लिए खोजनी पड़ रही हैं, और उसी क्रम में ये डिसीजन लिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने देखिए यहाँ पर 2020 में 15 से 49 वर्ष की आयु के वयस्कों पर जब स्टडी की तो 82.4 मिलियन नए गोनोरिया संक्रमणों का अनुमान लगाया था। सोचिए, 80 लाख के आस 82 लाख, 82.4, 82.5 लाख लोग जो है, ये मिलियन है, सॉरी, 82.4 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो करोड़ों में संख्या पहुंच जाती है। इतने करोड़ लोग जो है इससे ग्रसित हैं डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि गोनोरिया जो डिजीज है वो इसलिए ज्यादा फैल रही है कि एचआईवी का फैलना बंद हो गया है। अब ये थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सर एचआईवी का फैलना बंद हो गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस पर कैसे आया? आपको पता है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स फैलता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स भी एक लिंग संसर्ग रोग है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और एड्स के वायरस के फैलने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाना। अब लेकिन हुआ क्या है, और एड्स के कारण आपको पता है शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे व्यक्ति जो है पूरी तरीके से जर्जर हो जाता है और बहुत दर्दनाक उसमें मृत्यु होती है, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। अब एड्स वैश्विक स्तर पर फैलने वाली एक मुख्य डिजीज बन गई, बहुत ज्यादा से लोग ग्रसित होने लग गए, और इसको लाइलाज बीमारी भी कहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले क्या हुआ कि एचआईवी और एड्स के उपचार में एक क्रांति आई। कैसे क्रांति आई? इसके लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस प्रोफाइलेक्सिस जो है वो उपचार पद्धति खोजी गई मेडिसिन के माध्यम से। क्या है? जिसका नाम प्रेप, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो ये जब उपचार पद्धति ये खोजी गई, तो इस पद्धति से एचआईवी का असर कम होने लगा, एड्स के जो आंकड़े हैं वो कम होने लगे, यानी एड्स का उपचार एक तरीके से हो गया। इसके माध्यम से एड्स के मरीजों की संख्या कम होने लगी। तो एड्स के प्रति जो अवेयरनेस थी लोगों में, एड्स के प्रति जो अवेयरनेस थी लोगों में या डर था, वो कम हो गया। अब डर कम हो गया तो एड्स किसके कारण फैलता है? असुरक्षित यौन संबंधों के कारण। तो लोगों ने, यहाँ पर ये रिपोर्ट ये बताती है कि लोगों ने जो यौन संबंध बनाते हैं, तो उस समय पहले डर था तो कंडोम का उपयोग ज्यादा करते थे, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ कहता है कि कंडोम का उपयोग करना बंद कर दिया है लोगों ने, बिल्कुल, यानी इसके प्रति यहाँ पर लोगों के डर खत्म होता जा रहा है, तो कंडोम का उपयोग नहीं करते। तो उससे क्या होगा? एड्स तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का जो उपचार है वो उन्होंने ले रखा है। एड्स तो नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो होने के आसार जो है वो बढ़ जाते हैं।
और उनमें एक नाम किसका है? गोनोरिया का। तो आप समझ गए होंगे कि एड्स का और इसका क्या संबंध है। डीएआरडीपी के अनुसंधान एवं विकास प्रमुख के अनुसार इसके कारण युवा पीढ़ी में कॉन्डोम का उपयोग कम हो गया है और अब एचआईवी का डर कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप गोनोरिया के मामलों में वृद्धि हुई है। ठीक है, यहां पर देखिए आप जोलिफ्लोडासिन का रणनीतिक उपयोग क्या है। डॉक्टर डामर का कहना है कि जोलिफ्लोडासिन गोनोरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र दवा है। समझ रहे हैं? यानी जो दो डिजीज जिनमें से मान्यता दी है, जिसकी पहले की हम बात कर रहे हैं जोलिफ्लोडासिन, ये जो है एकमात्र दवा है। हालांकि ब्लू जेपा जो है उसकी बात आ रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल मूत्र मार्ग के संक्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मूत्र मार्ग यानी मूत्र मार्ग के संक्रमण के लिए जब इसका उपयोग होता है वहीं पर ये ज्यादा कारगर है। यहाँ पर कारगर जो है वो कौन सी है? जोलिफ्लोडासिन। ठीक है, तो इस गोनोरिया के इलाज के लिए जोलिफ्लोडासिन हो गई और ब्लूजेपा जो है मूत्र मार्ग के संक्रमण के लिए। जोलिफ्लोडासिन का नैदानिक उपयोग केवल गोनोरिया के उपचार तक सीमित है। दवा के बेहतर प्रबंधन को अब बढ़ावा मिलेगा और प्रतिरोध के उभरने की में देरी होगी, जिससे इस नई दवा की प्रभावशीलता लंबे समय तक बनी रहेगी। कहने का मतलब इससे ये रोग जो है उनके कम होने के आसार हैं। अब इसमें देखिए भारत की एक फार्मा कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी जो है वो जोलिफ्लोडासिन के व्यापार या विपणन प्राधिकरण, जो व्यापार अधिकार हैं, वो लेना चाह रही है। कौन से देशों में? थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ अभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि सर इस दवाई का जब ये विपणन अधिकार ले रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? डीएआरडीपी ने ये कहा है कि यौन संचारित संक्रमण रणनीति के अनुसार जोलिफ्लोडासिन की पहली बार उन देशों में उपलब्धता कराई जाएगी जहां नैदानिक परीक्षण किए गए थे, और वो दो देश कौन से हैं? थाईलैंड और साउथ अफ्रीका। मतलब सबसे पहले जहां आपने परीक्षण किए थे ना, जहां आपने टेस्टिंग की थी इन दवाइयों की, वहीं पर आपको विपणन अधिकार दिए जाएंगे। तो डॉक्टर रेड्डी जो कि फार्मा कंपनी है भारत की, वो इन दो देशों में इसका विपणन कर सकती है, उसको ये अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। भारत की बारी बाद में आएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायो सिक्योरिटी और भारत में इसकी आवश्यकता। जैव सुरक्षा। देखिए, जैव सुरक्षा का मतलब जीवों से सुरक्षा। अब कौन से जीव ऐसे हैं जिनसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए? हालांकि बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो हैं, उनसे सुरक्षा की बात हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब आपका वायरस से हो सकता है, वायरस यानी विषाणु। यहाँ पर आपका मतलब बैक्टीरिया से हो सकता है, जीवाणु। यहाँ पर आपका मतलब किसी भी कवक से हो सकता है, यानी फंगस। ठीक है, फंजाई, इनसे हो सकता है। ये सब जो है सूक्ष्म जीव हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, और इनसे बहुत सारे रोग फैलते हैं बॉडी में। प्रोटोजोआ भी होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। अच्छा, तो ये नेचुरली फैलते हैं। नेचुरली मतलब जैसे कि वायरस बहुत सारे हैं, वायरस जैसे कि एचआईवी की हम बात कर रहे हैं तो वायरस जनित रोग है। बैक्टीरिया, गोनोरिया हो गया अभी। ठीक है, तो जीवाणुओं से बहुत सारे रोग फैलते हैं, वायरस से बहुत सारे रोग फैलते हैं। और इधर आपके फंजाई, कवक से बहुत सारे रोग, जैसे डायबेक डिजीज, हम अभी नीम के पेड़ की बात कर रहे हैं, वो फंजाई से फैलने वाली एक डिजीज है। अब बात आती है कि सर ये तो प्राकृतिक रूप से फैलते हैं, इनसे सुरक्षा जो है वो तो दवाइयों के माध्यम से, जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, उपचार पद्धति चल रही है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जो सुरक्षा है ना, वो दूसरे प्रकार की कैसी है? यहाँ पर इन जैविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो हैं, इनका बायोटिक वेपन की तरह उपयोग ना हो। बायोटिक वेपन, जैविक हथियार की तरह इनका उपयोग ना हो, उससे सुरक्षा के लिए बात चल रही है। जैविक हथियार क्या होते हैं साहब? जैविक हथियार ये होते हैं साहब कि आप किसी भी सूक्ष्म जीव, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे आपका कवक हो, प्रोटोजोआ हो, किसी भी सूक्ष्म जीव का अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई देश दूसरे किसी व्यक्ति, किसी देश या संस्था के खिलाफ, या फिर हम कहें किसी आबादी के खिलाफ जानबूझकर जानबूझकर एक हथियार के रूप में उपयोग करे, तो उसे जैविक हथियार कहा जाता है। यानी सूक्ष्म जीव जो प्राकृतिक रूप से रोग फैला रहे हैं, संक्रमण फैला रहे हैं, वो तो प्रकृति का विधान है।
लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है, कोई देश जानबूझकर ऐसा करता है, जैसे कि कोरोना के टाइम पर चाइना पर ये इल्जाम लगे थे कि चाइना ने इस वायरस को जनरेट किया है, कृत्रिम रूप से जनरेट किया है, ताकि इसको फैलाकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और वहां के आम जन को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले, लेकिन ऐसा कहा गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दुनिया में आपको मिल जाएंगे जब ये चीजें कही गई हैं कि बायोटिक वेपन्स के रूप में ऐसा किया जा सकता है। अभी जैसे व्लादिमीर पुतिन जो है, जब उनकी यात्रा हुई चाइना में जब यात्रा हुई थी एक समिट के दौरान, तो वहां पर ये संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा था। तो उसी के लिहाज से यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हुए। वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य था। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। तो देखिए, यहाँ पर जैविक हथियार सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, भारत में। आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जैविक हथियार सम्मेलन। और दूसरी बात यह है कि जैविक हथियार सम्मेलन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 50 वर्ष, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको संबोधित किया। और संबोधित करते हुए यहाँ पर एक जो बात उठी है वो ये है कि ग्लोबल साउथ की जैव सुरक्षा मजबूती होनी चाहिए। अब ये ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट क्या चल रहा है, ये अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप ग्लोब पर देखेंगे, ग्लोब पर तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो पहले से डेवलपिंग फेज में हैं, या सॉरी डेवलप कंडीशंस में हैं, जिसमें कि आपकी अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के जो आपके पार्ट हैं ये हो गया, जिसमें अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया। इधर आप यूरोप की बात करेंगे तो पूरा यूरोप जो है विकसित देशों से भरा पड़ा है, रसिया है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये सब क्या है? ये कौन से उसमें आते हैं ग्लोब में? ये नॉर्थ ग्लोब में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और साउथ ग्लोब का मतलब ये हो गया कि ये जो निचला हिस्सा है, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश हैं, सारे देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, एशिया महाद्वीप के देश हैं, जिनमें भारत, चाइना, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान सारे आते हैं। ये सभी देश जो है किस में आते हैं? साउथ ग्लोब में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वैश्विक दक्षिण कह रहे हैं इसको, यानी ग्लोबल साउथ। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, इसका संबंध यूरोपीय कंट्रियों से है सीधा, और ये विकसित देशों की स्थिति में आता है। तो इसको किस में रखा गया है? यहाँ पर रखा गया है। तो 1975 से 2025, 1975 में जैविक हथियार सम्मेलन के जो ये जो संस्था है जैविक हथियारों को रोकथाम करने के लिए, उसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। और 2025 में आज इसके 50 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इस पर बात हुई है। यहाँ जैविक हथियार सम्मेलन जो है, ये किस लिए किया जाता है? जैविक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों के विकास, उत्पादन और भंडारण को रोकना। यानी बायोटिक वेपन्स या किसी भी प्रकार का जो एजेंट है, पहली बात तो उनके डेवलपमेंट, फिर उनके प्रोडक्शन या उनके प्रसार या उनके स्टोरेज, सभी प्रकार के प्रतिबंधों यानी उनको रोकने के लिए काम करता है। अच्छा, जैव सुरक्षा, जैसा कि मैंने कहा कि जैव सुरक्षा है क्या? बायोटिक वेपन्स जो हैं, जैविक हथियार, जो कि किन के कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनते हैं, उनसे सुरक्षा पाना ही इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर आप जैव सुरक्षा जो है उसके समेकित ढांचे की बात करें तो उसमें नीतियां बनाई जाती हैं, प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं, और संस्थागत व्यवस्थाएं डेवलप की जाती हैं। उद्देश्य क्या रहता है? जैविक पदार्थों, रोग जनकों, रोग जनक यानी पैथोजेंस जो रोग फैलाते हैं, और जैव प्रौद्योगिकी के जानबूझकर दुरुपयोग, चोरी या जैविक हमलों को रोकना, तथा मानव, पशु, कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। समझ रहे हैं? आप किसी भी प्रकार के बायोटिक जो मटेरियल्स हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, या फिर कोई पैथोजेंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोई प्रोडक्ट हैं, उन सभी से, उन सभी के जानबूझकर दुरुपयोग को रोकना। मानव, पशु या पर्यावरण को कहीं भी नुकसान हो रहा है तो उसको रोकना ही इन संस्थाओं का, इन सम्मेलनों का उद्देश्य है। इसमें प्रयोगशालाओं में खतरनाक रोग जनकों और सूक्ष्म जीवों के सुरक्षित प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था शामिल होती है। इसके अंतर्गत किसी रोग जनक के जानबूझकर फैलाए जाने या जैविक हमले की पहचान, रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण की प्रणाली विकसित की जाती है। तो ये हमारे जो बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं,
बायो सिक्योरिटी जो सिस्टम है, उसका उद्देश्य है, उसकी जो प्राथमिकता है, उनको यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब विश्व में जैव सुरक्षा किस तरीके से निर्धारित की गई, तो उस पर एक नजर डाल लीजिए। ये आपकी तथ्यात्मक चीजें वो समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैविक हथियार सम्मेलन, बायोटिक वेपन कन्वेंशन। बायोटिक वेपन कन्वेंशन ये जो है, इसकी स्थापना हुई है कब? 1975 में, 1975 में ये लागू हुआ था। हालांकि इस पर हस्ताक्षर शुरू हो गए थे 1972 में, 1972 में, और 1972 के बाद ये लागू कब हुआ? 1975 में। इसका नाम पहले था जैव, पूरा नाम जो है अभी भी जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन, यानी BTWC इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? जैविक एजेंट, जैविक एजेंट क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और उनसे प्राप्त विषाक्त पदार्थों का हथियारों के रूप में उपयोग पूरी तरह समाप्त करना। अगर आप बैक्टीरिया, वायरस या कवक जो है, इन इनसे या इनसे प्राप्त किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी पदार्थ से आप किसी प्रकार का हथियार बनाते हैं और उससे आम जन को, मानव को, पशु को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको समाप्त करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत इस संधि का एक संस्थापक, हस्ताक्षरकर्ता और सक्रिय सदस्य है। यानी जब से ये उसमें आई है, अमल में आई है, तब से भारत इसका क्या है? सदस्य है। इसकी मुख्य चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये हैं कि इसमें सत्यापन तंत्र का अभाव है, यानी यह जांचने के लिए कोई स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है कि कोई देश गुप्त रूप से जैविक हथियार बना रहा है या नहीं है। तो देखो, आपने क्या किया? जैविक हथियार सम्मेलन, बायोटिक वेपन कन्वेंशन लागू कर दिया 1975 में, ठीक है। इसकी हर साल आप क्या कर रहे हैं? सम्मेलन भी कर रहे हैं, बहुत सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आप पर्यावरण के अंतर्गत UNFCCC की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ एक पूरा तंत्र है, वैज्ञानिकों का एक संगठन है जो रिसर्च करता है और IPCC के माध्यम से वहाँ क्या की जाती है? एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि पर्यावरण में कितना नुकसान हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, भविष्य की बात की जाती है। पूरा एक, कहने का मतलब, हाई लेवल रिसर्च होता है, पता लगाया जाता है और फिर जिम्मेदार लोगों को, जिम्मेदार देशों को वहाँ बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे WBC की, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई सत्यापन तंत्र है ही नहीं, ऐसा सर्टिफाइड सिस्टम है ही नहीं जो पता लगा सके कि कौन से देश ने बायोटिक वेपन, कौन से देश में डेवलप हो रहे हैं और वो किस हद तक जा रहे हैं। इसके लिए ये चुनौती है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फिर कह रहे केवल सरकारी स्तर पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का एक एग्जांपल लेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहेगी कि हमारे आतंकवादी, आतंकवादी जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां खूब चलती हैं और आतंकवादी जो है हर तरह के केमिकल वेपन्स, बायोटिक वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स तक अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल गए। केमिकल वेपन्स की हम बात करें, जैसे कि रेसिन, अभी अरंडी से बनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा जहर था जो कि भारत में वो डेवलप कर रहे थे, ठीक है। अब उसमें हालाँकि भारत के लोगों को ही शामिल किया गया, लेकिन वो एक्टिविटी कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान से हो रही है, उसको कंट्रोल वहाँ से किया जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी देश पर तो ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन वो देश पीछा कैसे छुड़ा लेता है कि भई इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इस आतंकवादी गतिविधि से हमारा संबंध नहीं है। तो सरकार जो है उन पर प्रतिबंध लगाती है। सरकारों को ये रोकने वाला सम्मेलन है, सरकारों को रोकने वाला कन्वेंशन है। लेकिन कोई ऐसी संस्था, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड कोई संस्था या फिर हम कहें कोई संगठन है, उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। चलिए फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह देखिए एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक देशों का समूह है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियति के माध्यम से रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास ना हो। आप यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक देशों का एक संगठन बना और उसमें रासायनिक जैविक हथियार दोनों को रोकने की बात की गई कि इनका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। 1985 में इराक और ईरान का युद्ध हुआ, उसमें रासायनिक हथियारों का भारी उपयोग किया गया और उस समय इस संगठन को लाया गया, ऑस्ट्रेलिया समूह को। उद्देश्य क्या था? सदस्य देश उन रसायनों, जैविक एजेंटों और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण रखते हैं जिनका उपयोग हथियार बनाने में किया जा सकता है। कार्यप्रणाली ये कोई संधि नहीं है बल्कि देशों का एक साझा मंच है जहां वे निर्यात नियंत्रण नियमों पर सहमति बनाते हैं। भारत इसका भी सदस्य है। 2018 में भारत ने सिग्नेचर किए और भारत 43वां सदस्य बना।
तो कहने का मतलब जैव सुरक्षा से संबंधित 2 संस्थाएँ यहाँ पर काम कर रही हैं। एक जैविक हथियार सम्मेलन और एक ऑस्ट्रेलिया समूह, भारत इन दोनों में ही शामिल है। ठीक है? चलिए, अब हम आगे बात करें संभावित जोखिम और जैविक खतरे और उनके प्रभाव। तो देखो जैविक हथियारों का खतरा क्या है? खतरा बहुत ज़्यादा है भई। इसमें वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को जानबूझकर प्रसारित किया जाता है और ये ऐसे आपके लिए ऐसा खतरा है जो आपको दिखाई भी नहीं देता है। अदृश्य शत्रु है एक तरीके का, पहचानना कठिन है। दोहरे उपयोग वाली तकनीक, वैज्ञानिक शोध के लिए विकसित की गई तकनीक का दुरुपयोग घातक रोगाणुओं को अधिक संक्रामक बनाने के लिए करते हैं, किया जा सकता है। यानी आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी बीमारी के लिए बैक्टीरिया जो है उन पर हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और करते भी है। वैज्ञानिक सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी डिजीज का आपको वैक्सीन बनानी है। तो किसी डिजीज का वैक्सीन बनाना है तो उसमें उस वायरस या बैक्टीरिया का ही उपयोग किया जाता है। आपको पता है वैक्सीनेशन किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो हम उसी जीवाणु या विषाणु का उपयोग करते हैं, उसी को हम टॉक्सिक लेस करते हैं, टॉक्सिक लेस करके या फिर उसको मृत अवस्था में लाकर हम क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से रिसर्च के माध्यम से उसका दुरुपयोग करने की सोचते हैं, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो है इस तरीके से जब अपने पथ से हट जाती है, तो वो आम जन के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। जैव आतंकवाद यानी बायो टेररिज्म, गैर राज्य अभिकर्ताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा सार्वजनिक स्थानों या जल स्रोतों में जैविक एजेंट छोड़ने का जोखिम हमेशा बना रहता है। तो जो आतंकवाद से रिलेटेड हमने किया था, यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई देश पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो बाकी के जो संगठन है यूएनओ या फिर बाकी के देश जिनके समूह बने हुए हैं, वो उन पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर संगठन जो होते हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठन दुनिया भर के हैं, तो उन पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उनको या तो मिटा दो पूरी तरह से और सारे देश मिलकर उसमें कार्रवाई कर नहीं पाते क्योंकि कुछ लोग अपने-अपने हितों से उनका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि फसलों, पशुधन को भी निशाना बनाया जाता है। आर्थिक पतन होता है, जैसे अभी चाइना के 2 व्यक्ति अमेरिका में पकड़े गए थे, चाइना के 2 व्यक्ति और वो क्या कर रहे थे, वहाँ फसलों में रोग फैलाने के लिए यानी उनके पास में क्या मिला था, सामग्री पाई गई थी। तो कहने का मतलब यदि प्रमुख फसलों जिसको एग्रो टेररिज्म कहा गया, कृषि आतंकवाद, यदि प्रमुख फसलों गेहूं या धान में कोई कृत्रिम महामारी फैला दी जाए, तो इससे देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। पशुधन क्षति, फुट एंड माउथ डिजीज जैसे रोगों का प्रसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सकता है। भाई किसी भी अगर मान लीजिए पैथोजेंस के कारण कृषि में या पशुओं में रोग फैल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है, पशु संपदा पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो उन देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक ये भी एक चिंता का विषय है। जनजीवन और स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रभाव, स्वास्थ्य ढांचे का ढहना, अचानक फैली महामारी अस्पतालों और चिकित्सा संसाधनों पर भारी बोझ डालती है जिससे मृत्यु दर में अधिक वृद्धि हो सकती है। सामाजिक अस्थिरता, अज्ञात बीमारियों का डर समाज में अफरा तफरी और मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर सकता है। ये सब जो है आपके जैव सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर चिंता व्यक्त की जाती है या फिर मैं कह सकता हूं ये जैविक खतरे और उनके क्या हैं, प्रभाव हैं। ठीक है, भारत को जैव सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में जैव सुरक्षा की आवश्यकता इसीलिए है, जैसा कि मैंने कहा उसके 2 मुख्य कारण हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पशु संपदा पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये जो जैविक खतरे हैं, बायोटिक वेपन्स के जो खतरे हैं, वो इन पर भी प्रभाव डालते हैं, ये भी इनसे अछूते नहीं रहते हैं। भारत की भौगोलिक और पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियां इसे जैविक खतरों और जैव आपात स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। सीमा पार आवागमन और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण संक्रामक रोगों और जैव आपदाओं के प्रसार का जोखिम बना रहता है। तो हमारे यहाँ पर बड़ी आम समस्या है ये क्या, सीमा पार आवागमन, अवैध जो आवागमन है वो बहुत बड़ी समस्या है भारत के तीनों तरफ। एक समुद्र को छोड़ दो, समुद्री आवागमन पर फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत छिटपुट जो है कोई घटनाएं होती हैं, लेकिन बाकी जो स्थलीय सीमाएं हैं, एक तरफ बांग्लादेश हो गया, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ आपका नेपाल, भूटान, चाइना, इन सभी से हम घिरे हुए हैं।
और इधर म्यांमार, इन सभी से घिरे हुए हैं। तो वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है हमारी, तो उस उससे ये है कि भाई किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत इंटेंशन लेकर भारत में एंटर होना चाह रहा है, तो वो बड़ा ज्यादा कठिन कार्य उस व्यक्ति के लिए, उस संगठन के लोगों के लिए नहीं है। भारत में ये अवैध आवागमन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आप देखिए, कृषि पर भारत की अत्यधिक निर्भरता और विशाल जनसंख्या जैविक खतरों के प्रभाव की ओर अधिक गंभीर बना देती है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, रिसिन, अरंडी के तेल से प्राप्त विषैले पदार्थ रिसिन के संभावित निर्माण की खबरें गैर सरकारी तत्वों द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग की आशंका को उजागर करती हैं। ये अभी की घटना है दिल्ली में, जो पकड़ा गया व्यक्ति, वो इसी को क्या बना रहा था, एक टॉक्सिन को बना रहा था। इस पर हमने सेशन भी किया है पूरा, देखना आप। जैव प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार से जीव विज्ञान पर मानव नियंत्रण बढ़ा है, जिससे दुर्भावनापूर्ण तत्वों द्वारा जैविक हथियारों के विकास की संभावना भी बढ़ गई है। तो भारत में जैव सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि खतरे की संभावना भी भारत में बहुत है। जैव सुरक्षा से संबंधित भारत में कौन से संस्थान और कानूनी ढांचा क्या है जो काम करता है? सबसे पहली बात, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में स्थापना हुई। देश में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और विकास का प्रशासन प्रशासन संभालता है। यह विभाग प्रयोगशालाओं में जैव सुरक्षा ढांचों के अनुपालन की निगरानी करता है और पुनर्संयोजित डीएनए अनुसंधान से जुड़े दिशा निर्देशों को लागू करता है। अब देखो सुनो, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमारा जो डीबीटी है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, देखिए इसमें आप एक तो क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई वायरस है, अब वो वायरस जो है प्राकृतिक रूप से किसी डिजीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक उनको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीएमओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीएमओ क्या होते हैं साहब? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी उनका डीएनए चेंज कर सकते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक, जिसमें किसी एक जीव के जीन में परिवर्तन करके या किसी एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से रिप्लेस करके उसके आनुवांशिक लक्षणों को बदला जा सकता है। आप मन वांछित लक्षण जो हैं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज जो हैं, उस जीव में डाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग के प्रति उसे रोगाणु के रूप में यूज कर सकते हैं, ऐसे लक्षण उसमें विकसित कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इन पर नजर रखता है कि आप डीएनए संवर्धन तो नहीं कर रहे हैं, जीन संवर्धन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन पर अंकुश लगाना किसका काम हो गया? एक तो डीबीटी। फिर आ जाइए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। 1909 में कसौली में स्थापित केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो में इसकी जड़ें पाई जाती है। मतलब क्या हुआ कि 1909 में भारत में मलेरिया फैला था, अंग्रेजों का समय है, कसौली में फैला था। तो वहां पर क्या किया गया, केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो जो है वो बनाया गया। 1963 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान एनआईसीडी में इसे बदल दिया गया 1963 में। ठीक है। और फिर 2009 में इसका नाम बदलकर एनसीडीसी कर दिया गया, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। यह संक्रामक रोगों और जैविक प्रकोपों की निगरानी करता है। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करता है और त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रबंधन के लिए रणनीतियां लागू करता है। तो दूसरा संस्थान ये हो गया। तीसरा है पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग। यह पशुधन जैव सुरक्षा, सीमा पार रोगों की निगरानी और रोकथाम के लिए उत्तरदायी है। यह जूनोटिक रोग का मतलब जो हो गया जीवों से फैलने वाली डिजीज, पशु स्वास्थ्य के खतरे को नियंत्रित करने के लिए नीतियां तैयार करता है। भारतीय पादप संगरोध संगठन आईसीएआर एनसीआईपीएम कृषि निर्यात आयात निर्यात की निगरानी करता है। यह विदेशी कीट और रोगजनक और पादप रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नियम लागू करता है। घरेलू कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ आप बाहर से आयात कर रहे हैं, जैसा कि अमेरिका ने हमारे साथ किया था। अमेरिका से हमने गेहूं आयात किए, लेकिन अमेरिका ने हमारे साथ गेहूं के साथ साथ हमें खरपतवार भी भेज दी, बीट्स भी भेज दी। और आज उस खरपतवार के कारण भारत में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गेहूं की फसल जो है या दूसरी फसलों को। तो आप किसी चीज का आयात कर रहे हैं और उसके साथ जानबूझकर कोई देश या अनजाने में कोई ऐसी कोई पादप प्रजाति जो कि विदेशी प्रजाति होती हैं, जो हमारे पर्यावरण में अनुकूलित होकर हमारी ही प्रजातियों को नुकसान पहुंचाएं, तो फिर उन पर निगरानी करना भी जरूरी है। और उसके लिए भारतीय पादप संगरोध संगठन जो है वो काम करता है। ठीक है।
तो ये कोई बात। भारत में जैव सुरक्षा का कानूनी और नियामक ढांचा, ये तो वो संस्थाएं थी जो काम करती हैं। कानून क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए 2006 जैविक आपदाओं और महामारी और जैव आतंकवाद जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह एजेंसियों के बीच समन्वय और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक योजनाओं को सुदृढ़ बनाता है। फिर 2017 के दिशा निर्देश है पुनर्संयोजित डीएनए अनुसंधान और जैव नियंत्रण एजेंटों के सुरक्षित उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश अनुसंधान गतिविधियों में जोखिम कम करने और जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। तो यहाँ पर देखिए आप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2006 में है। ये जैविक आपदाओं, महामारी और जैव आतंकवाद जैसी जो परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने की तैयारी दिशा निर्देश इनके द्वारा दिए गए हैं। फिर 2017 में सरकार के द्वारा डीबीटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पुनर्संयोजित डीएनए जो है, जिनको हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट, उन पर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो है, इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आप जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आप जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार का जीन संवर्धन किया गया है तो उनको कहते हैं जीएमओ। तो जीएमओ जो है उनका आदान प्रदान, जीएमओ जो है उनका आदान प्रदान, उनका उपयोग, उनका प्रबंधन या फिर कोई भी खतरनाक सूक्ष्म जीव, किसी भी प्रकार की जेनेटिक डिजीज, उन सभी का प्रबंधन करना, नियंत्रण करना इस संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। यह अधिनियम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और उद्योग में सुरक्षा मानकों को लागू करने में सहायक है। फिर आता है जैव सुरक्षा नियम 1989। प्रयोगशालाओं में और अनुसंधान संस्थानों में जैव सुरक्षा के मानक तय करते हैं। यह नियम खतरनाक सूक्ष्म जीवों के उपयोग, भंडारण, प्रयोग के लिए प्रक्रियाएं और स्वीकृतियां प्रदान करते हैं। फिर आता है सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण तंत्र अधिनियम 2005, अवैध गतिविधियों का निषेध। जैविक हथियारों का किसी भी प्रकार का निर्माण, भंडारण, वितरण और उपयोग को अपराध घोषित करता है। इसके तहत जैविक हथियारों से संबंधित गतिविधियों पर कानूनी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। तो देखो, इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत में जैविक या रासायनिक हथियार बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में दिल्ली घटना के दौरान की गई, या फिर कोशिश करता है, उनका स्टोरेज करता है, तो इस नियम के अधीन सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण तंत्र अधिनियम 2005 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसको सजा दी जा सकती है। तो ये सारे जो हैं आपके जैव सुरक्षा से संबंधित कार्य हैं। अब आ जाइए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनवीडिया चिप्स पर बात करते हैं। एनवीडिया चिप्स जो है, आपने भाई खूब सुना होगा। दुनिया की जो प्राइमरी जो कंपनीज हैं, मोस्ट जो फेमस कंपनी है, उनमें एनवीडिया का नाम आता है। और आपके पास में ऐसे कई डिवाइस भी होंगे जिसमें एनवीडिया के द्वारा लगाई गई चिप्स जो है, आप उनका उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका जो है, वहाँ की ये कंपनी है। अमेरिका में भारी भरकम बड़े स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। एनवीडिया के द्वारा चिप्स का निर्माण किया जाता है। और इसमें आजकल जो एडवांस चिप्स आती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर स्मार्ट डिवाइसेस के अंतर्गत लगती हैं, जिनको बनाने के लिए, उन चिप्स को बनाने के लिए जीपीयू पर काम करना पड़ता है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उनको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, उनके बिना आपकी जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो काम नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो डिवाइसेज हैं वो काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, एक अच्छी बात है कि ये कंपनी जो है उसमें महारत हासिल करती है। लेकिन दिक्कत दूसरे देशों के लिए है। दूसरे देश ज्यादातर इन्हीं पर क्या है, निर्भर है, एनवीडिया पर निर्भर है। विशेषतः यहाँ पर बात आती है चाइना की। चाइना जो है, चाइना का जो ये वाला सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या फिर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें ये चीजें डेवलप होती हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर है चाइना में। यहाँ निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का खूब होता है, स्मार्ट डिवाइसेस का निर्माण खूब होता है। लेकिन उनके लिए जो चिप की रिक्वायरमेंट होती है, एनवीडिया जो चिप्स चाहिए, उसके लिए वो अमेरिका पर डिपेंड है। और अमेरिका ने हाल ही में क्या किया, उन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि चाइना ने इधर रोक लगा दी थी। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने कहा है कि अगर चीनी कंपनियां जो हैं वो एनवीडिया की H200 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आयात करने की वो करते हैं बात, तो उनको अनुमति दी जाएगी। यानी अगर वो चाहते हैं कि हम आयात करना चाहते हैं, तो हम आपको मान्यता दे रहे हैं।
कौन सी? H200 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, H200 जीपीयू। अगर चाइना मंगाना चाहता है तो ठीक है, मंगाइए, एनवीडिया से मंगाइए। लेकिन इन चिप्स की बिक्री से होने वाले राजस्व पर कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को 25% अधिभार देना होगा। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें लेना है, आयात करना है, कर लो, लेकिन कंपनियों को हमें 25% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अधिभार देना पड़ेगा। ठीक है। एनवीडिया जो है जीपीयू का डिजाइन एवं विकास करती है। ये कंपनी जो है जीपीयू का क्या करती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है उनकी डिजाइन भी करती है और उनका क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। अब ये जो आपके जीपीयू हैं एनवीडिया के, ये डिजिटल डिस्प्ले, वीडियो गेमिंग, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, इन सभी में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इनका उपयोग किया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने और डेटा विश्लेषण, अन्य संसाधन गहन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आप एआई से रिलेटेड या कोई भी स्मार्ट डिवाइस उपयोग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, एलएलएम। और उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने और डेटा विश्लेषण और दूसरी जो संसाधन के गहन कार्य हैं उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जीपीयू। और जीपीयू जो है वो यहाँ पर कौन बना रहा है, एनवीडिया। हालांकि एनवीडिया का जो ये H200 जीपीयू है, जीपीयू, ये इसका एक और जीपीयू है जिसका नाम है ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, उससे एक पीढ़ी का पीछे का है, लेकिन यह अत्याधुनिक एवं शक्तिशाली चिप मानी जाती है। यानी एनवीडिया जो है उसने अपनी जो मोस्ट एडवांस जीपीयू चिप बनाई है वो है ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। लेकिन और ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं H200 जीपीयू, ये उससे एक पीछे की यानी एक बैक जनरेशन में है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, इस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। CUDA सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कूडा। अब देखो, यह सॉफ्टवेयर जीपीयू की कार्य क्षमता एवं प्रदर्शन को काफी बेहतर बनाता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए एनवीडिया का जो ये कूडा है, इसका उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल में किया, इंटेलिजेंस में, सीपीयू। ठीक है। कूडा के कारण एनवीडिया के जीपीयू विशेषकर एआई एवं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में प्रतिस्पर्धियों से हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है। कूडा सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर है उसके कारण ये उसकी जान है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक जानकारी थी कि 25% टैरिफ जो है या फिर 25% एक्स्ट्रा अधिभार जो है उन कंपनियों पर लगा दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोलाम, दर्रा और डोकला। अब ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो गए हैं, यानी पर्यटक अब यहाँ पर जा सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर पर्यटकों के लिए जाना खोल दिया गया, ये तो कोई पेपर के लिहाज से बड़ी बात नहीं हुई। भाई बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, इंपॉर्टेंस क्या छुपी हुई है, खोला गया है, उपलब्ध कराया गया है, इसका मतलब अभी तक इसे रोक दिया गया था। क्यों रोका गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्व रखने वाली जगह है, कोलाम दर्रा और डोकलाम। अब बात करते हैं इस पर, देखिए समझिए ध्यान से क्या है। एक्चुअल में सिक्किम जो है, सिक्किम, उस उसके द्वारा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र इधर हो गया, इधर हो गया, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को नई दिशा देने के लिए ये पहल की गई है। और ये भारत सरकार और सिक्किम राज्य, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। और एक नया प्रोग्राम यहाँ पर चला गया है, भारत रणभूमि दर्शन। ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया भाई, भारत रणभूमि दर्शन। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सुबह भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत तोलाम और डोकला जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थलों को आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब देखो यहाँ ये दोनों जगह जो है वो सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्व रखती हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। ये आप सिक्किम जो है उसका मैप देख रहे हैं, ये जगह हो गई चोलाम। यहाँ मिलिट्री व्यू पॉइंट्स हैं, यानी आर्म फोर्सेज यहाँ पर हर जगह तैनात है क्योंकि चाइना से लगती हुई सीमा है और यहाँ विवाद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, ये डोकलाम वाली जगह हो गई। और ये टूरिस्ट व्यू पॉइंट हो गया, यहाँ पर भी टूरिस्ट व्यू पॉइंट यहाँ पर खोल दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज समझो, आप पहले सिक्किम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिक्किम जो राज्य है हमारा, बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा स्टेट है। इधर इसकी सीमा लगती है नेपाल से, इधर लगती है इसकी चीन, चीन के कौन से क्षेत्र से, तिब्बत वाले से।
जो कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, चीन के अधीन है। ठीक है, और इधर जो है इसकी सीमा लगती है भूटान से। यहाँ हमारे भारत का एक राज्य आ गया, अपना राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चलिए, इस तरीके से इसकी सीमाएं हैं। अब इसमें यहाँ हमारा कोई खास, हम कहते हैं कि विवाद की स्थिति कभी नहीं रहती है। नेपाल को हम संभाल लेते हैं और इधर भूटान जो है इसको भी हम संभाल लेते हैं। लेकिन ये जो सीमाएं हैं जो चाइना के तिब्बत से लगी हुई हैं, ये संवेदनशील क्षेत्र है। ये सामरिक और रणनीतिक रूप से बड़ा महत्व रखता है। और यहाँ पर ये आपका आ जाता है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार जहां पर चाइना ने कुछ अवैध गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। डोकलाम पठार जो है वो भूटान में आता है, लेकिन डोकला जो जगह है यहाँ पर भारत में भी आती है। भारत के सिक्किम में आती है। तो भारत को चाइना के यहाँ रहने से समस्या थी। क्यों समस्या थी? आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटा सा ये जो जगह है, ये है हमारा चिकन नेक वाला, मैं आगे मैप में बताऊंगा, चिकन नेक वाला गलियारा, सिलीगुड़ी जिसको गलियारा कहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से चाइना इसके नजदीक आए, क्योंकि ये वो जगह है कि अगर इसको किसी भी तरीके से रोक दिया गया तो भारत के जो बाकी के पूर्वोत्तर राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स जो हैं, उनको रोकना बड़ा आसान हो जाएगा, उनमें विवाद पैदा करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। 3 राज्यों से ये सिक्किम जो है 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए, 3 देशों से और कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जिनकी सीमाएं लगती हैं? एक आपका कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा ही एक राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमाएं लगती हैं। ठीक है, एक हो गया आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की भी 3 देशों से सीमाएं लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई बात। अब सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम पर एक और चीज ध्यान दीजिए। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था 1975 में। 1975 में भारत में ये शामिल हुआ और उससे पहले ये अलग अपनी स्वतंत्र एक अस्तित्व अलग रखता था। 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। इसके बाद से भारत और चीन सीमा पर सिक्किम सेक्टर को लेकर स्पष्ट सीमा समझ विकसित हुई। यानी यहाँ पर फिर भारत और चीन के बीच की जो सीमाएं हैं उन पर हमने क्या किया? काम किया। चीन ने 2003 में, पहले तो इसने मान्यता ही नहीं दी थी सिक्किम को, बाद में फिर औपचारिक रूप से 2003 में इसने मान्यता दी है, मान्यता दे दी, लेकिन अभी भी चीन बाज नहीं आता है। अब यहाँ पर आप समझना, ये भूटान का हिस्सा हो गया, जो मैंने आपको बताया ये डोकलाम पठार हो गया। अब डोकलाम पठार इधर देख लें तो हम भारत में भी यहाँ पर क्या है, डोकला के नाम से ये जगह है। डोकला पठार सिक्किम, भूटान और चीन के समीप क्षेत्र में स्थित है। ये पठार जो है इसका हिस्सा यहाँ भी आता है। अच्छा, अब चीन जो है यहाँ पर अपनी जो है जो अवैध गतिविधियां हैं वो लगातार करता रहता है या किसी प्रकार की घुसपैठ की संभावना बनाता है। ये इसके नीचे जो है आपको ये देख रहे हैं गलियारा, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं। यह क्षेत्र भारत की चिकन नेक की सुरक्षा से जुड़ा है। ठीक है, 2017 में डोकलाम विवाद के बाद यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में इसलिए आया क्योंकि चीन और भारत के बीच यहाँ विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत चीन की जो सीमा है वो हमेशा से ही आप कह सकते हैं सेंसिटिव जोन रही है, सेंसिटिव रही है ये सीमा। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर इधर आपका लद्दाख वाला क्षेत्र हमेशा से ये विवादित रहते हैं। भारत चीन सीमा का सिक्किम सेक्टर लगभग 220 किलोमीटर लंबा है। यह सीमा अत्यधिक ऊंचाई, बर्फीले दर्रों और दुर्गम भूभाग से युक्त है। इसमें नाथुला दर्रा भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है और चोला दर्रा रणनीतिक महत्व रखता है। ठीक है, नाथुला दर्रा की हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि पर्यटन के लिए जो अभी खोला गया है वो एक तो चोला है और एक कौन सा हो गया आपका, ये आपका डोकला पठार हो गया। डोकला पठार का जो हिस्सा है भारत में वो हो गया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के एक संयुक्त पहल के रूप में भारत रणभूमि दर्शन को लाया गया, जिसके उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, सैन्य इतिहास और रणभूमि स्थलों को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में विकसित करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में रहने वाले नागरिकों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार करना। यह पहल देश की सीमाओं को केवल सुरक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विरासत और पर्यटन संभावनाओं के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर भारत रणभूमि दर्शन का उद्देश्य यह है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं
जो सामरिक और रणनीतिक महत्व के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपनी गतिविधियों को मजबूत किया जाए, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। तो इसलिए इस भारत रणभूमि दर्शन को, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? सिक्किम से। सिक्किम और भारत की केंद्र सरकार जो है, भारत के रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाया है, लेकर आए हैं। ये हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम के मुख्यमंत्री जो हैं, इन्होंने इस सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को और पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना को यहाँ पर इन्होंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सड़क संचार, पर्यटक सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास निरंतर जारी रहेगा। तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्र हैं, जो चौला दर्रा की बात कर रहे हैं, डोकला क्षेत्र हैं, इनमें जो कि संवेदनशील क्षेत्र हैं, अब यहाँ पर विकास कार्य शुरू होंगे। पूर्व जैसे कि विकास कार्य में निगरानी और संचार परियोजनाएं यहाँ पर स्थापित होंगी। सेना तैनाती व आधारभूत ढांचा, भारतीय सेना की मजबूत तैनाती और आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है। यह क्षेत्र पूर्वोत्तर की सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर्यटन को नए आयाम दिए जाएंगे, रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विस्तार होगा और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब था आपके न्यूज जो कि सिक्किम से संबंधित। अब बात कर रहे हैं हम डायबैक रोग। डायबैक रोग यानी डायबैक डिजीज। डायबैक डिजीज देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि ये तेलंगाना में नीम के पेड़ों का डायबैक जो रोग है वो चर्चा में आया है। तेलंगाना में एक जगह है मुलुगु। मुलुगु और मुलुगु में वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान एफसीआरआई मौजूद है। इसके द्वारा अध्ययन किया गया कि इस क्षेत्र में भारी भरकम संख्या में नीम के पेड़ जो हैं वो मुरझा रहे हैं। नीम के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो भूरे या पीले रंग की पड़ गई हैं, सूखती जा रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ही पूरी तरीके से धीरे धीरे उसमें विनाश की स्थिति को जा रहा है। तो बहुत बड़ी मतलब समस्या है, इसके कारण ये चर्चा में आई है। तो यहाँ देखिए आप, इसका कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया डाइवैक। डाइवैक डिजीज जो है वो एक प्रकार के कवक से फैलती है। डाइवैक कवक फाइटोफिथोरा वंश से संबंधित है। यानी इसका जो वंश है, जेनस जो है वो कौन सा है? फाइटोपिथोरा। और किसके कारण फैलता है? इसका नाम क्या है? डाइवैक फंजाई। डाइवैक फंगस जो है ये इसका पैथोजन है जिसके कारण ये रोग फैल रहा है। ये गंभीर फफूंद रोग है जो कई प्रकार के पौधों को प्रभावित कर सकता है। लक्षण क्या होते हैं? यह बीमारी पौधों की शाखा के सिरे से पत्तियों के मुरझाने, भूरे पड़ने, तने के रोग और फलों के सड़ने के लिए जिम्मेदार है। देखिए आप, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जैसे नीम की पत्तियां दिख रही हैं, यहाँ से पीली पड़ गई, भूरे कलर की हो गई। ये इसका तना है, इस पर भूरे भूरे रंग का कलर, ये रोग लग गया। ठीक है, फंगस हो गई। और ऐसे ही आपने सेब देखा है, सेब में भी ऐसे भूरे कलर का फंगस इस तरीके से लग जाता है। तो ये सब जो है डाइबैक कवक जो है उसके कारण होते हैं। ठीक है। और इसको अब आपने क्या किया? चर्चा में लेकर आए, यानी इस पर आपने गंभीर रूप से कार्य करना शुरू किया है। 1990 में ये पहले भी अपना जो प्रभाव है वो ये कवक दिखा चुकी है उत्तराखंड के देहरादून के पास। उत्तराखंड के देहरादून में ये चर्चा में आई थी 1990 में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एफसीआरआई संस्थान है उसने कहा कि नीम के हजारों वृक्षों के मुरझाने के बाद व्यापक वैज्ञानिक जांच शुरू की गई। इस रोग का कोई ज्ञात उपचार नहीं है जिससे ये भारत की पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। भाई आप अभी आपके पास में इसका ना तो कोई इलाज है, तो फिर ये क्या है? समस्या का कारण बन सकता है। अच्छा, इसका प्रसार कैसे होता है? प्रसार इसका ये माना गया कि ये जो कवक है वो कहीं ना कहीं कीचड़ से जुड़ी हुई रहती है, कीचड़ में रहती है। तो कोई व्यक्ति जब जूते पहनकर क्या होता है, इसमें जाता है, कीचड़ में जाता है, तो उसमें जो जूतों से जो कीचड़ लगी है वो उसमें, या फिर गाड़ियों वाहनों के जो पहिए हैं उनमें जो कीचड़ लगती है उसमें, वहां ये कवक जो है वो पेड़ पौधों तक फैल जाता है। वहां से उस कीचड़ के कारण आप उनके संपर्क में आते हैं पेड़ पौधों के, तो वहां पर ये क्या होता है? फैल जाता है। कवक संवेदनशील पौधों के ऊतकों और मिट्टी में जीवित रहता है। गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रसारित होता है और प्रजनन करता है। जब जड़ें संक्रमित हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये संक्रमण दिख रहा है, ये स्वस्थ है, ये क्या है? संक्रमित है। तो वे जीवन के लिए आवश्यक पानी और पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाती। यानी आपने इस जड़ को क्या कर दिया? संक्रमित कर दिया इस कवक के माध्यम से। अब ये जो जड़ें संक्रमित हो गई तो ना तो ये जमीन से पोषक तत्व ले पा रही हैं, ना ही आवश्यक पानी की मात्रा ले पा रही हैं।
तो ये पौधा क्या होगा, मर जाएगा। और धीरे धीरे जब सारे पौधों में ऐसा होगा तो वहां का इकोसिस्टम ही क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, वो सॉरी इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। रोग की गंभीरता, पौधों में इस रोग के लक्षण को दिखना प्राय बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ आरंभ होता है और बरसात के मौसम के उत्तरार्ध और शीतकाल की शुरुआती दिनों में ये लक्षण उत्तरोत्तर गंभीर होता जाता है। यानी बरसात के समय, बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा फैलता है। डायबैक रोग का प्रभाव केवल वृक्षों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। यानी केवल वहां का, भाई एक चीज बताइए, डायबैक फंगस जो है उसके कारण डायबैक डिजीज हुई, किन में हुई, प्लांट्स में हुई, पादपों में। अभी नीम के पेड़ इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो चर्चा में आई है। बाकी के जो पौधे हैं उन पर भी ये रोग फैल सकता है। इसका मतलब जो पादप इकोसिस्टम है, प्लांट इकोसिस्टम, वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अब प्लांट इकोसिस्टम वहां का जब क्षतिग्रस्त होगा तो प्लांट तो क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। अब उत्पादकों पर निर्भर कौन है, सारे उपभोक्ता हैं। वहां मान लीजिए जंगल का वनीय क्षेत्र है, फॉरेस्ट रीजन है, तो मान लीजिए वहां मानव नहीं है, मानव भले कम है, लेकिन वहां दूसरे जीव तो हैं, पशु तो हैं। अब उन पर प्रभाव पड़ेगा जब वहां का इकोसिस्टम, वहां की जो हरियाली है, वहां का पर्यावरण है, समाप्त होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां के पशु, वहां के जो दूसरे जो जीव हैं, वो सब क्या होंगे, मरने लगेंगे। तो ये पूरी एक गंभीर समस्या बन सकती है, इसलिए इस पर रोकथाम करने का प्रयास किया गया है। इससे देखिए, ये कहते हैं कि गंभीर रूप से संक्रमित वृक्षों में फलों के उत्पादन में 100% हानि हो जाती है। यानी डायबैक फंगस जब किसी पेड़ को ग्रसित करता है तो उसमें फल आना ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये पूरी पारिस्थितिकी का क्या कर सकती है, विनाश करती है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर जहां वनस्पति उनमें सब में फैलकर पूरी पारिस्थितिकी को नष्ट करती है। पहचान में कठिनाई है, इस बीमारी का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि संक्रमित पौधे प्राय सूखने के कारण मरते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे रोकथाम के शुरुआती प्रयास बाधित हो जाते हैं। उपचार की समस्या, सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस बीमारी का कोई ज्ञात उपचार अभी तक है ही नहीं। तो एफसीआरआई जो है उसने इसकी जांच करना शुरू किया है, उपचार पद्धति अभी इसके नहीं है। और लास्ट में अब हम डिस्कस करेंगे भारत की रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स क्या है भाई, रामसर क्या है? रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में है। और ईरान में ये डिसीजन लिया गया कि दुनिया के जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, वेटलैंड रीजन है, उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इनको किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। किडनी ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं? किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, और जो पोषक तत्व हैं जो हमारे काम आते हैं उनको वापस से ब्लड में भेज देना। किडनी मतलब गुर्दे हमारे, तो गुर्दे में आपका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो क्षेत्र है, वेटलैंड रीजन है, ये जो प्रदूषित जल है उसका क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ये गंदगी जो है उसको अलग हटाते हैं और जो स्वच्छ जल है उसका अवशोषण जमीन में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जीवों की बहुत ज्यादा प्रजातियों के आवास क्षेत्र बन जाते हैं। होते क्या है, आर्द्र भूमि क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये ऐसे स्थलीय क्षेत्र हैं जो हमेशा हमेशा लगभग जल की उपलब्धता से जल जल की उपलब्धता युक्त होते हैं। मतलब एक ऐसा स्थलीय भाग जहां पर जल हमेशा पाया जाए, मौजूद रहे, मैक्सिमम टाइम। जैसे साल भर में आप वहां पर जल का स्तर कम होता हुआ देखेंगे लेकिन बिल्कुल सूखता हुआ कभी नहीं देखेंगे। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये आर्द्र भूमि क्षेत्र, वहां पर जब एक स्थल है जिसमें नमी है, आर्द्रता है, क्योंकि जल वहां हमेशा बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पेड़ पौधे विकसित होंगे। पेड़ पौधे विकसित होंगे तो वहां पर दूसरे जो जीव हैं उनके आवास क्षेत्र बनेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं। अब इन अगर क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप से जो ये क्षेत्र डेवलप हुए हैं, इनको मानव द्वारा या मानव जनित किसी गतिविधि के द्वारा कोई नुकसान होता है, तो फिर ये हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बड़ा नुकसानदायक माना जाता है। और उससे उस क्षेत्र का इकोसिस्टम जब क्षतिग्रस्त होने लगता है तो वहां की प्रजातियों को नुकसान होता है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए ध्यान दिया गया। ध्यान कब दिया गया, कहाँ दिया गया? ईरान, 1972 में ध्यान दिया गया ईरान के रामसर स्थान पर। तो इसकी बात देखिए आप,
रामसर साइट पर मैं पहले बात कर लूं, 2 फरवरी 1971 को, सॉरी 1972 मैंने बोला, 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये रामसर कन्वेंशन जो है इसको अपनाया गया। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसको 1971 में तो क्या किया गया, अपनाया गया, लेकिन ये लागू कब से हुई, 21 दिसंबर 1975। और इसे क्या कहते हैं, किडनी ऑफ अर्थ कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना, उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में आप क्या याद कर सकते हैं, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग हो गया, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, यानी सभी मिलकर काम करें, लोकल रीजन भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, रामसर स्थलों की निगरानी और प्रबंधन करना। तो रामसर कन्वेंशन के तहत पूरी दुनिया में ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे वेटलैंड रीजन्स की पहचान की जाती है जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, जिनका प्रबंधन करना जरूरी है, ताकि वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां के इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। और इसी क्रम में भारत में अब छत्तीसगढ़ में एक तो कोपरा जलाशय है और एक राजस्थान के अलवर जिले में सिलीसेड झील है। इन दोनों को रामसर स्थल या रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। समझ रहे हैं आप, एक तो कौन सा हो गया, कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है भाई, याद रख लेना। और देश का 95वां रामसर स्थल है। भारत में टोटल कितने हो गए, 96, लेकिन ये कोपरा जलाशय को मिली 94 के बाद, इसको मान्यता मिली तो ये कितना, 95। ठीक है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। तो कोपरा जलाशय का संबंध कहां से हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहा, बिलासपुर जिले से। चलिए, दूसरी तरफ आप सिलीसेड झील की बात करें, यह राजस्थान का 5वां और देश का 96वां रामसर स्थल है। सिलीसेड झील राजस्थान के अलवर जिले में है। इससे पहले राजस्थान में 4 रामसर स्थल थे। ठीक है, तो राजस्थान में टोटल नंबर कितने हो गए, 5। कितनी हो गई, 5 साइट्स हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितनी है टोटल, ये पहला ही है, कोपरा जलाशय जो है। ठीक है, और एक और चीज यहां पर याद रखिए, इंडिया में आपको रामसर साइट की संख्या टोटल कितनी हो गई, 96। और ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो कहां पर हैं, इंडिया में है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए भारत और रामसर कन्वेंशन, कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में देख लीजिए। भारत इसका सदस्य कब बना, 1 फरवरी 1982 को। भारत में कुल रामसर स्थल अब कितने हो गए, 96। सबसे पहला रामसर स्थल 1981 में भारत में मान्यता दी गई, भारत तभी इसका क्या बन गया, सदस्य बन गया। चिल्का झील, चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। उसके बाद फिर मान्यता दी गई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में है, भरतपुर में। ठीक है, और फिर आ जाइए सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वेटलैंड रीजन है भारत का। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक एक विशेषता ये भी है कि सुंदरबन एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है और कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर स्थल जो 96 है उनमें से कौन सा है, रुद्र सागर झील है, कहां पर है, त्रिपुरा में। ठीक है, 2022 में सबसे ज्यादा रामसर साइट जोड़ी गई थी भारत में। कितनी जोड़ी गई, 11। 2022 में 11 रामसर स्थलों की पहचान की गई और उनको मान्यता दी गई। ठीक है, तो भारत में आप याद रखेंगे। राजस्थान में जो हमने कहा 5, भाई छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी तो उसमें तो एक ही है, कोपरा जलाशय। राजस्थान में 5 हो गए। कौन कौन से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सावर झील, मेनार वेटलैंड, कीचड़ वेटलैंड साइट और सिलीसेड झील। मान्यता किसको मिली है अभी, सिलीसेड झील को। ठीक है, देश में अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात करें तो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10। ठीक है, याद रखेंगे इनको। रामसर साइट्स जो है वो समुद्र या तटीय क्षेत्रों में के आसपास, आर्द्र भूमि क्षेत्र हो सकते हैं। समुद्र और तटीय क्षेत्र जो है वो नदी और झीलों के आसपास हो सकते हैं। नदी के मुहाने पर, झील को भी इसमें मान्यता दी जा सकती है। या फिर कृत्रिम आर्द्र भूमि क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे कि चावल के खेत, जलाशय, झील। ये छोटे क्या हुए, आर्द्र भूमि क्षेत्र है। चलिए, भारत में रामसर स्थलों का महत्व देखिए। रामसर स्थलों का महत्व भारत में क्या, पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं आप। जैव विविधता संरक्षण, आर्द्र भूमियां वन्य जीवों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं, जैसा कि
थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। जल संसाधन संरक्षण, ये जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होते हैं ना, ये देखिए इसमें वनस्पति तो होती है, और आपको पता है वनस्पति क्या करती है, जल का जो प्रवाह है उसका नियंत्रण करती है। फिर इनकी जल अवशोषण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इन क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जल का संचयन हो जाता है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था, रामसर स्थल इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। आर्द्र भूमियां ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं। कार्बन अवशोषण का बहुत बड़ा ये क्या है, एक ऐसे महत्व रखने वाले क्षेत्र हैं जो प्रदूषण को कम करती है। आर्द्र भूमियां हमारा अमूल्य संसाधन है, इनका महत्व और संरक्षण आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, ये जलवायु को संतुलित करने में मदद करती हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करती हैं, जल का शुद्धिकरण करती हैं, जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। मानव जीवन पर इनके जो दूसरे प्रभाव हैं जैसे कि मछली पालन, कृषि, पर्यटन और जल आपूर्ति में सहायक ये होती हैं। इसके अलावा वेटलैंड जो है इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? प्लास्टिक और कचरे को जल स्रोतों में फेंकने से बचें। ऐसे कोई भी क्षेत्र हो जो जल स्रोत में पहुंच रहे हैं वहां बचें। आर्द्र भूमियों में अनावश्यक अतिक्रमण ना करें। स्थानीय समुदायों को जागरूक करें और पर्यावरणीय कार्यक्रमों में भाग लें। वनों की कटाई को रोकें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। सरकार और पर्यावरण संगठनों के प्रयास में सहयोग दें। तो ये है आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने का तरीका। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो पेपर के लिहाज से, उनका हमने एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए लाभदायक होगा। हाँ, अगर आप ये कंटेंट हमसे चाहते हैं, ये कंटेंट जो है आप लेना चाहते हैं, तो आविष्कार आईएएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आविष्कार आईएएस एकेडमी जो चैनल का नाम है वही, उसमें आईएएस आप लगा दें, भूलना नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को मिलता नहीं है। आविष्कार आईएएस अगली बार से हम इसमें मेंशन कर देंगे। आविष्कार आईएएस एकेडमी चैनल जो है हमारा, और ग्रुप भी इसी नाम से है टेलीग्राम पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये कंटेंट आपको डेली हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि फ्री टेस्ट हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनके शेड्यूल हैं, वो सभी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कल फिर से दोबारा से एक अच्छे एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।